नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, हमारा एसआई का सेशन चल रहा है जिसमें हमने संविधान के बारे में पुराने लेक्चर में बहुत सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको पढ़ा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से घटक है, तो संविधान की प्रस्तावना का जो सोर्स है क्या है, और संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो कानून विदों ने क्या क्या अपनी राय प्रकट की है उसके बारे में दोस्तों आज हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है इसके महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का जो है प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक वक्तव्य है जो संविधान का दर्शन, उद्देश्य और मूल्यों को दर्शाती है। ठीक है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का दर्शन, उद्देश्य और मूल्यों को दर्शाती है। 3 शब्द है दोस्तों। दर्शन से तात्पर्य होता है कि जो संविधान है देश को, जो हमारे देश को कहाँ लेके जाना चाहता है, कहाँ लेके जाना चाहता है कि हम आज यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ ये जो टारगेट है कहाँ तक रहेगा, कि कहाँ ले जाना चाहता है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, दर्शन कहलाएगा। उद्देश्य क्या रखें कि यहाँ ये संविधान यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक हमको अगर दूरी तय करनी है तो उसमें कौन कौन से जो बीच में लक्ष्य आएंगे या टारगेट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, ये टारगेट्स को अपनाते समय जो नैतिकता का जो पालन किया जाएगा या किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, मूल्यों को कहा जाएगा। तो जो प्रस्तावना है संविधान का क्या है, दर्शन, इसमें क्या होता है, संविधान का दर्शन, उद्देश्य और मूल्यों को दर्शाती है। इसी के संबंध में जो पालकी बालाजी जो न्यायविद है इन्होंने संविधान को क्या कहा, पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारा आइडेंटिटी कार्ड कौन कौन से होते हैं, वोटर आईडी होती है जिसके माध्यम से हम वोट डालते हैं, और आधार कार्ड होता है जो क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय पहचान पत्र है। अब बात आती है कि जो प्रस्तावना है इसका निर्माण कैसे किया गया। जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो था दोस्तों हमने इसके बारे में बात करी थी कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। इसी के द्वारा क्या होती, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो संविधान का अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किस प्रस्ताव के द्वारा हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। ये कब पेश किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था। तो ये जो तीनों फैक्ट है दोस्तों आपको याद रखना है। फिर क्या बात आती कि संविधान की जो प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया, जब भारत का निर्माण हो, संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय प्रस्तावना वो क्या थी और वर्तमान में क्या है, क्या इसमें कुछ इंटरचेंज हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया था, कब आया था, 1976 में। इसमें क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार, ठीक है, एक ही बार हुआ है दोस्तों, इससे ज्यादा बार नहीं हुआ है। तो ये इसमें क्या क्या संशोधन किए गए थे, 3 तत्वों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों समाजवाद से तात्पर्य होता है कि जो सरकार रहेगी वो गरीबी उन्मूलन की बात करेगी, समाज समता स्थापना की बात करेगी, भेदभाव समाप्ति की बात करेगी। ये क्या होता है, किसी का समाजवादी राज्य की विशेषता होती है। धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ये दोस्तों हम अब आगे आपको बतलाते हैं। अब प्रस्तावना किस प्रकार से है, ये है दोस्तों हमारी जो प्रस्तावना है किस प्रकार से, ये इस प्रकार से वर्णित है, जिसमें क्या क्या लिखा गया है कि जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो न्याय कौन कौन से हैं, न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो 3 न्याय की बात की गई है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय को शामिल किया गया है, तो कितने न्याय हैं, एक है सामाजिक न्याय है, एक है आर्थिक न्याय है, और तीसरा है राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके बारे में दोस्तों आपको आगे बतलाएंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रता, 5। ठीक है, कितनी, 5 स्वतंत्रता के बारे में।
कि विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। तो न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर अगला क्या है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए ये दो समता की बात की गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कहा गया। कि अब इसमें क्या है दोस्तों कि दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। उस समय जो हिंदू कैलेंडर कौन सा था दोस्तों? मार्गशीर शुक्ल सप्तमी थी उस दिन, और जो 2006 विक्रमी चल रहा था। तो शुक्ल सप्तमी थी दोस्तों, मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, और जो संवत था कौन सा? 2006 विक्रमी चल रहा था। उस दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी। संविधान की प्रस्तावना के कौन कौन से घटक है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के कौन कौन से घटक, इस शक्ति का जो सोर्स क्या है, जो संविधान की जो क्या है शक्ति का क्या है सोर्स क्या है? तो संविधान की शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है। ठीक है, संविधान को जो शक्ति होती है भारत के लोगों से प्राप्त होती है। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि जो संविधान का निर्माण जो है, संविधान का निर्माण किसने किया है? लोगों द्वारा किया गया है। ठीक है, संविधान का निर्माण लोगों द्वारा किया गया है। क्या संविधान ने लोगों का निर्माण किया है? क्या नहीं किया। संविधान ने लोगों का निर्माण किया है? नहीं किया है। लोगों ने क्या किया है? संविधान का निर्माण किया गया है, जिसमें कौन लोग थे? संविधान सभा जो चयनित हुई थी उनमें क्या, भारत की विभिन्न जो क्षेत्र है वहां से लोग आए थे या प्रतिनिधि आए थे, उनने संविधान का निर्माण किया है। तो जो भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया है, ना कि संविधान ने लोगों का जो निर्माण किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो संविधान की शक्ति का सोर्स है, मतलब हम लोग हैं, आप में, ये क्या है? संविधान की शक्ति के क्या है? सोर्स है। फिर आता है कि राज्य की प्रकृति किस प्रकार से होगी? भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र है। संप्रभु तात्पर्य है दोस्तों कि कौन हमारा जो कौन भारत का दुश्मन रहेगा या दोस्त रहेगा, किससे हम व्यापार करें या व्यापार नहीं करें, ये क्या रहेगा? हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई अमेरिका, ब्रिटेन या रूस हमको ये नहीं बतला सकता कि हम किस देश के साथ व्यापार करें या ना करें। समाजवाद से तात्पर्य होता है कि दोस्तों राज्य का ये दायित्व होगा कि वो देश में क्या होगा कि गरीबी उन्मूलन के जो प्रावधान है, या जो वंचित वर्ग है, जिन लोगों को 2 जून की रोटी की नसीब नहीं हो रही है, उन्हें क्या खाना उपलब्ध कराना, ये भी क्या है? राज्य का दायित्व है। और देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर बड़े बड़े ब्रिज निर्माण करना, ये भी क्या है? राज्य का कर्तव्य है। तो दोनों प्रकार की वो जिसमें भागीदारी जिसमें समाजवादी राज्य में कही गई है। धर्मनिरपेक्ष होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ मुहर्रम की छुट्टी पड़ती है, जो क्रिसमस की भी छुट्टी पड़ती है, या जो हनुमान जयंती की भी छुट्टी पड़ती है। तो मतलब इससे तात्पर्य है कि देश में जो संविधान है सभी धर्मों के साथ समान प्रकार का व्यवहार करता है, और सभी धर्मों के जो विशिष्ट त्योहार है उन पर अवकाश सबको प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र से तात्पर्य होता है कि जो सरकार बनती है, सरकार का गठन होता है, या जो सरकार होती है जो देश को संचालित करती है, उसका चुनाव क्या होगा? हम लोगों द्वारा, लोकतंत्र द्वारा, एक वोट एक पद्धति के द्वारा लोकतंत्र का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। गणतंत्र से तात्पर्य होता है, गणतंत्र से होता है कि जो देश का सर्वोच्च प्रमुख रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति रहता है, ये क्या है? चुन के बनेगा। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है? जो देश का सर्वोच्च प्रमुख होता है वो चुनाव के द्वारा क्या हो जाएगा? बनेगा। फिर रहते हैं संविधान का उद्देश्य के बारे में बतलाएगा। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करना। ठीक है, और संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो प्रस्तावना घटक कौन से? शक्ति का सोर्स कौन है? भारत के लोग हैं। प्रकृति क्या है? ये दोस्तों संप्रभु है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये प्रकृति है। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय की स्थापना करना। संविधान के जो लागू होने की तिथि कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। तो संविधान के लागू होने की तिथि कौन सी थी दोस्तों? 26 नवंबर 1949। अब आगे देखते हैं कि जो प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं, सबसे पहले संप्रभु की स्वतंत्र राज्य है,
बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, मतलब कौन हमारा दोस्त रहे कौन दुश्मन, ये क्या है, हम स्वतंत्र है, किससे संबंध रखे नहीं रखे। फिर क्या कहते हैं, आंतरिक और बाह्य मामले को बिना किसी हस्तक्षेप के संचालित कर सकता है, कि अगर राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका जो निर्णय रहे निर्णय कहाँ किया जाएगा, भारत के अंदर ही किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, भारत के अंदर ही किया जाएगा। एक प्रकार से क्या होता है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रमंडल और जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो संगठनों की हम सदस्य बने हैं, ये हमारी जो संप्रभुता को सीमित नहीं करते, मतलब राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र संघ हमसे इस विषय में कुछ नहीं कह सकता कि हम किस देश के साथ व्यापार करना बंद कर दें, या रूस से हम तेल का आयात क्यों करते हैं, या फिर अमेरिका को जो सामान का निर्यात क्यों करते हैं। इस संबंध में हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ नहीं कह सकते। तो एक प्रकार से तो भारत क्या है, एक तरीके से पूर्णतः आज़ाद देश है। तो समाजवाद, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण किया गया है, जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला हुआ रूप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ काम करने की बात करता है। इसका उद्देश्य गरीबी, असमानता खत्म करना और न्याय स्थापित करना। अब यहाँ बात आती है दोस्तों, ये लिखा है मार्क्सवाद और लिखा है गांधीवाद। ठीक है। तो मार्क्सवाद क्या होता है दोस्तों, मार्क्सवाद कहता है कि जो निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति, जैसे आज हमारे पास हमारा घर का मालिकाना हक होता है, जमीन का मालिकाना हक, ये नहीं होना चाहिए, ये निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से जो देश के पूरे भूखंड है या फिर सरकारी जमीनें हैं या बिल्डिंगें हैं, वो सब किसकी हो, सरकार की हो। ठीक है, किसकी हो, सरकार की हो, ये मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवाद के जो उद्देश्य क्या है, समाज में समानता स्थापना करना। ठीक है, समाज में समानता स्थापना करना, इससे तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी जो बच्चों की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति क्या हो कि अपनी जमीन को गिरवी रख के क्या करे, अपने बच्चों की शादी करे। तो इस प्रकार की जो असमता वर्तमान में हमारे देश में है, इसे समाप्त करने की, जो समानता स्थापित करने की क्या है, मार्क्सवाद इस प्रकार का जो संरचना होती है उसका विरोध करते हैं। लेकिन गांधीवाद संबंधित होता है कि गांधीवाद इसमें क्या रहता है कि सरकार का स्वामित्व, सरकार का जो स्वामित्व रहेगा सभी सार्वजनिक संपत्तियों पे रहेगा, लेकिन साथ साथ इसमें क्या रहेगी, कुछ निजी भागीदारी भी या जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, मौजूद रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं दोस्तों कि जब रोड का निर्माण होता है, कहीं से ब्रिज गुजरता है, तो हमारी जो निजी संपत्ति है, जो हमारी क्या होती है, निजी संपत्ति, इसका अतिक्रमण कौन, राज्य सरकार कर लेती है। क्योंकि क्या होता है, सरकार का उद्देश्य क्या होता है, समाज, जो देश का विकास करना। ठीक है। तो एक प्रकार से जब केंद्र का होता है प्रभुत्व में पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे निजी क्षेत्र, मतलब हमें जो हमारी जमीन का मालिकाना हक भी यहाँ पे मौजूद है। तो मार्क्सवाद क्या करता है, निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और गांधीवाद क्या कहता है कि निजी संपत्ति हो सकती है, पर जब सरकार को जरूरत लगेगी तो सरकार क्या कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर लेगी। जिस प्रकार से जो ब्रिज का निर्माण होता है तब अधिग्रहण किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कि कुछ मामलों को अर्थव्यवस्था में क्या कहती है, सरकार नियंत्रण रखती है, और कुछ मामले या साथ दुकान चलाना या छोटे मोटे काम कहते हैं निजी हाथों में मौजूद रहते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, समाजवाद का, गरीबी खत्म करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 5,000 करोड़ से एक तरफ क्या है, जमीन गिरवी, तो ये क्या है, एक प्रकार से गरीबी को दर्शाता है, असमानता को दर्शाता है। तो इसे खत्म करने की बात यहाँ पे समाजवाद करता है। और सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो छोटा बड़ा नहीं रहेगा, या समाज का कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो छोटा बड़ा नहीं रहेगा, कानून की नज़र में क्या रहेंगे, सब समान रहेंगे। ठीक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये समाजवाद के बारे में आपको मैं अच्छे तरीके से स्पष्ट कर चुका हूँ। अब आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। धर्मनिरपेक्ष के बारे में दोस्तों, ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा। इसका तात्पर्य है कि सभी राज्य धर्म को राज्यों के समान दर्जा समर्थन प्राप्त है, और धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इसको इस प्रकार से समझिए कि जो देश है हमारे, यहाँ पे मुहर्रम की भी छुट्टी रहती है। ठीक है। महावीर जयंती की भी छुट्टी रहती है, जीसस के जन्म दिवस की भी छुट्टी रहती है, हनुमान जयंती की भी छुट्टी रहती है। तो एक प्रकार से देखते हैं
कि जो हमारा संविधान है सभी धर्मों को या सभी धर्मों की जो मान्यताओं को क्या समान दर्जा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एक धर्म को विशेष रूप से वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक, कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता समझ गए होंगे कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य क्या रहेगा, सभी धर्मों से क्या करेगा, समान व्यवहार करता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अगली बात आती है दोस्तों लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, यहाँ पे लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, शक्ति जनता के हाथों के पास है। मैंने अभी आपको बतलाया था कि जो संविधान का सोर्स क्या है, वो कौन है, जनता ही है। भारत एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का अनुसरण करता है। सार्वभौमिक बहस मताधिकार, नियमित चुनाव और कानून का शासन। इसे इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि जो लोकतंत्र में हम या एमपीज हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, इनका चुनाव का हम लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हम लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है कि जब हम चुनाव करते हैं तो इसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें हम मत देते हैं। ये मत प्रणाली ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र का आधारभूत होता है। फिर जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एमपी हुए, एमएलए हुए, ये कहाँ जाते हैं, विधानमंडल या संसद में जाते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रतिनिधि। वो संसदीय लोकतंत्र से होता है। संसद का काम है कानून का निर्माण करना। तो जो हमारे एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद होते हैं, संसद में बैठते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि। मतलब हमने चुनाव के जो प्रतिनिधि भेजे, संसद में भेजे, और जो क्या है वोट द्वारा चुन के भेजे, तो इन्हें क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। अगली बात आती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत का अपनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है दोस्तों कि जो देश का कोई भी नागरिक हो, जो किसी भी धर्म, वर्ग, विशेष जाति किससे भी ताल्लुक रखता हो, उसे समान मत देने का, उसके एक वोट का क्या रहेगा, एक मूल्य रहेगा, ठीक। एक वोट का एक मूल्य रहेगा। और किसी को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म का हो जो 18 वर्ष से अधिक हो, उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यहाँ पे नियमित चुनाव होते हैं, हम देखते हैं कि 5 साल में चुनाव होते हैं। कानून का शासन सुनिश्चित करना, मतलब कानून के शासन से जो अर्थ होता है कि कानून की नजरों में चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, सभी की क्या है, समान है। अगर राजा भी अपराध करता हो उसको भी वही दंड दिया जाएगा, या रंक या कोई गरीब व्यक्ति भी क्या करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको भी जो दंड है उतना ही दिया जाएगा। अगली बात आती है गणतंत्र से तात्पर्य होता है, जो क्या होता है कि जो गणतंत्र से ऐसा समझिए कि दोस्तों जो देश का जो सर्वोच्च प्रमुख है या राष्ट्रपति है हमारे यहाँ पे, ये राष्ट्रपति क्या रहेगा, वंशानुगत नहीं रहेगा। राष्ट्रपति क्या रहेंगे, वंशानुगत ना रह के इनको चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। ये क्या कहलाता है, गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है। आज ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों हमारे देश में कि वर्तमान जो महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी है, ये किसी भी अपने उत्तराधिकारी को खुद घोषित कर दें। ऐसा नहीं होगा। एक फिर से चुनाव पद्धति अपनाई जाएगी और चुनाव में जो उम्मीदवार रहेंगे उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुले हो बिना किसी भेदभाव के। दोस्तों जो कलेक्टर का पद है या फिर जो यूपीएससी द्वारा परीक्षा कैंडिडेट होते हैं, या फिर एसएससी के जो कैंडिडेट होते हैं, ईएसपी के कैंडिडेट होते हैं, इसमें कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कि इस वर्ग का व्यक्ति क्या रहेगा कि इस जो परीक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकता। मतलब सभी व्यक्ति के जो सार्वजनिक पद है या कोई भी वैकेंसी उसमें फॉर्म भर सकता है और पेपर दे सकता है और सेलेक्ट हो सकता है। तो गणतंत्र समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं न्याय क्या होता है। न्याय को इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, मैं 5 लोगों में इसका बंटवारा करना चाहता हूँ, तो प्रत्येक को कितने दूंगा, 20 दूंगा। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, न्याय कहलाएगा, ठीक है। 100 रुपये है, मैं 5 लोगों में बंटवारा करना चाहता हूँ, तो प्रत्येक को 20 दूंगा, तो ये न्याय कहलाएगा। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि किसी व्यक्ति को 40 दे दिए, किसी को 20 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 18 दे दिए, तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, अन्याय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अन्याय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने
किसी के साथ भेदभाव किया है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान किया गया, तो ये दोस्तों न्याय नहीं है। तो कौन कौन से न्याय की बात की गई? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय क्या होती है दोस्तों? कि समाज का कोई भी वर्ग या समाज में कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो क्या रहेगा? कानून के समक्ष क्या रहेगा? समान है। समाज का कोई भी वर्ग कानून के समक्ष या संविधान के समक्ष समान है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को संविधान ज़्यादा महत्व देता है और किसी को नहीं। आर्थिक न्याय से इस प्रकार से समझिए कि संसाधनों पर जो देश राज्य के या सरकार के जो संसाधन है उस पर सभी का समान अधिकार है। और इसको इस प्रकार से समझिए कि जो हमारी लाडली बहना योजना है दोस्तों, इसमें आप देखते होंगे कि जो 1250 रुपये की जो रकम प्रदान की जा रही है, तो कहीं ऐसा है क्या कि किसी वर्ग की महिलाओं को इसमें 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे हों, किसी को 1250 प्रदान किए जा रहे हों, किसी को 800 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यही है कि सभी वर्गों को राज्य अगर भागीदारी करता है तो उन्हें समान लाभ प्रदान करेगा। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो एमएलए बनने का या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ या जो विधायक बनने का या सरपंची का चुनाव लड़ने का सभी को समान अधिकार है। और हमारे देश में जो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है कि जिससे तात्पर्य होता है 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो एक प्रकार से राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समान व्यवहार, भेदभाव का उन्मूलन, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता मैंने बताया था आपको कि 5 स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विचार से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विचार से तात्पर्य हो कि आप देश में रहकर या देश के नागरिक होने के नाते कुछ भी बोलने का आपको बोलने का अधिकार है। सरकार की आलोचना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सरकार की आलोचना भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि जो संविधान की गरिमा और जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और जो महामहिम राष्ट्रपति के पद की गरिमा और जो न्यायपालिका है इसकी गरिमा बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि देश में कि आप राष्ट्रपति को गाली दे दें, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता भी क्या है? असीमित नहीं है, इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि आप घूमने चलेंगे। ठीक है, या तो दोस्तों मैं हाँ कर दूं या ना कर दूं। मैं आपके साथ घूमने नहीं चलूंगा, या तो हाँ कर दूंगा, हाँ चलते हैं, या ना कर दूंगा। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये मेरा विचार है कि हाँ भी कर सकता हूँ, ना भी। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों कि मैं ना हाँ करता हूँ और ना करता हूँ, मैं एक प्रकार से खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, खामोश हो जाता हूँ या मौन हो जाता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? मौन होना क्या कहलाएगा? मेरी अभिव्यक्ति कहलाएगी। मतलब अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है कि जरूरी नहीं कि आप कुछ बोलें, आपका मौन रहना या खामोश रहना भी क्या कहलाएगी? आपकी अभिव्यक्ति कहलाएगी। विश्वास से तात्पर्य होता है दोस्तों, विश्वास से तात्पर्य होता है कि आप आपके अंतर मन से किस प्रकार चीजें को स्वीकार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है आस्तिक होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति नास्तिक होता है। आस्तिक क्या होता है? धर्म को या ईश्वर के प्रति निष्ठा रखता है, मानता है कि हाँ ईश्वर है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता है, वो एक सार्वभौमिक प्रकृति के नियम के अनुसार जो संपूर्ण दुनिया चल रही है उसको गतिशील मानता है। तो ये सभी व्यक्ति की अपनी जो विश्वास है कि वो ईश्वर को माने या ना माने, या किसी अन्य चीज को माने या ना माने। धर्म क्या होता है? धर्म होता है दोस्तों, ये विभिन्न धर्म है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अन्य किसी धर्म को जो उसमें इच्छुक हो वो ग्रहण कर सकता है। उपासना की स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति चाहे अगरबत्ती लगा के क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। कोई व्यक्ति कैंडल लगा के प्रार्थना करता है, कोई मौन रह के प्रार्थना करता है, कोई ध्यान करके प्रार्थना होता है। तो ये क्या कहते हैं? ये उपासना की विभिन्न विधियां होती है, कोई अगरबत्ती के द्वारा, तो कैंडल लाइट के द्वारा, या कोई मौन साधना के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा, कोई मंत्र के द्वारा, किसी भी प्रकार से वो क्या कर सकता है? उपासना की यहाँ के स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ठीक है दोस्तों,
स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मैंने आपको बतला दिया। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब देखते समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जो प्रतिष्ठा होती है सभी लोगों की समान है। अवसर क्या है कि नौकरी में जो फॉर्म भरने के लिए क्या है, सभी को समानता प्रदान की गई है कि सभी लोग क्या रहते हैं, अगर जो वैकेंसी आएगी या आप एसआई का फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, मतलब सभी को उसमें क्या रहेगा, समानता सुनिश्चित है। और इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बंधुता क्या होता है। नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। भाईचारा क्या होता है दोस्तों कि आज देश में विभिन्न धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी, ईसाई, सिख, जैन सभी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा सिर्फ हमारे धर्म के व्यक्ति से ही संबंध है। ऐसा है क्या दोस्तों? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हम मुस्लिम धर्म के साथ भी व्यापार करता, मुस्लिम वाला हिंदू के साथ भी व्यापार कर रहा है, सभी लोग साथ में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या एक प्रकार से क्या हुई है दोस्तों, हमारे बीच में भाईचारा बना हुआ है सभी धर्मों के बीच में या सभी जाति के बीच में, ठीक है। ये हमारे संविधान का जो दर्शन है उसका आदर्श था कि देश में भाईचारा होना काफी आवश्यक है। जिससे क्या हो, व्यक्ति की गरिमा, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है बंधुता में कि एक धर्म का व्यक्ति बड़ा है, एक वर्ग का व्यक्ति बड़ा है, एक वर्ग का व्यक्ति छोटा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि सभी धर्म और सभी वर्ग के व्यक्ति क्या है, गरिमा है उसकी, सभी की गरिमा क्या है, समान है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता से तात्पर्य कि हम अनेक होके भी क्या है, जैसे हम अनेक होके भी क्या है, एक है, अनेक होके भी एक है। अखंडता, अखंडता से तात्पर्य होता है दोस्त जो है, देश जो है हमारा 28 राज्यों से बना हुआ है, तो 28 राज्य से बटा हुआ है, 28 राज्य में बटा हुआ है, पर कहते क्या है दोस्तों हमको, इसको हमारा देश, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा देश या प्यारा देश कहा जाता है। पर देखा जाए तो 28 राज्यों में बटा है, पर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अखंडता की बात की स्वीकार की गई है कि राज्यों की भागीदारी ना होकर कि हमारा देश सबसे बड़ा है या सबसे प्यारा है। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना संविधान के जो मूल दर्शन है और मूल्यों को दर्शाती है। दर्शन क्या है मैंने बतलाया था, मूल्य क्या है वो बतलाया था, कहाँ पहुँचना चाहता है, पहुँचाना चाहता वो दर्शन है, और किन किन जो तत्वों को अपना के हम पहुँचेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे मूल्य कहलाएंगे। किन किन आदर्शों का के माध्यम से हम वहाँ पहुँचेंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल्य हो जाएंगे। कि संविधान निर्माता के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आकांक्षा है कि मैं आपके जो कंधे पे है दो चमकते हुए सितारे देखूं। तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, यही रहे दोस्तों कि आपके मैं कंधों पे चमकते हुए सितारे देखूं। तो ठीक वैसे ही जो संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने क्या देखा था दोस्तों कि भारत जो है हमारा जो गुलाम था, जब वो आज़ाद हो तो संपूर्ण विश्व में क्या रहे, वो एक चमकता हुआ सितारा के रूप में मौजूद रहे। आगे देखते हैं कि जो संविधान की व्याख्या के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि जो संविधान की जब कहीं संविधान का कोई प्रावधान अस्पष्ट नजर आता है या कहीं कानून से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है, तो हम ये देखते हैं कि संविधान के जो निर्माण जिन लोगों ने किया था या जिन विधिवेत्ताओं ने किया था, उन्होंने जो संविधान प्रस्तावना लिखी कि संविधान का दर्शन हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, यही दर्शन था ना दोस्तों कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तब ऐसी स्पष्टता मौजूद आती है कि कहीं कानून विवाद उत्पन्न होता है तो फिर कहाँ देखा जाता है, वो प्रस्तावना के वहाँ पे देखा जाता है और मामले को क्या हो जाता है, सुलझाया जाता है। इसी संबंध में अल्लाह कृष्ण स्वामी और के मुंशी ने क्या कहा, प्रस्तावना को आत्मा कहा है, कुंडली कहा है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंडली कहा है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले जो बेरूबारी यूनियन केस आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, जो विवाद उत्पन्न हुआ था बेरूबारी केस के रूप में, शुरू में कहा था कि हिस्सा नहीं, ठीक है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था शुरू में कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपसे केस का नाम भी पूछ लिया जाता है, कब आया था ये भी पूछ लिया जाता है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपसे अगर ऐसा संभावना मौजूद है दोस्तों कि जो बेरुवारी केस में जो प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग माना था या नहीं माना था, ये केस कब आया था, ये आपको याद रखना। अगला क्या है, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना। ठीक है, तो अभिन्न हिस्सा से मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो केशवानंद भारती कब आया था, 1973 में आया था। इसमें क्या कहता है, संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसे हटाया नहीं जा सकता। हालांकि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, इसके प्रावधान अब अदालतों में लागू नहीं होते हैं। मतलब अगर प्रस्तावना का जो आदर्श है उसको सरकार लागू नहीं करती है, उसकी और अग्रसर नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति या मैं आप या तुम कोई भी व्यक्ति क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दे कि सरकार जो है संविधान के दर्शन का पालन नहीं कर रही है, उस अनुरूप नहीं जा रही। अब आती है बात, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो केशवानंद भारती केस में स्थापित किया गया कि प्रस्तावना के को अनुच्छेद 368, जो हम बाद में पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। ठीक, संशोधन हम प्रस्तावना में कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, नहीं बदलाना चाहना चाहिए। मूल ढांचे से संबंधित होता है दोस्तों कि जैसे किसी व्यक्ति का शांत स्वभाव होता है, ठीक है, शांत स्वभाव होता है, तो ये क्या उसका मूल स्वभाव होता है। ठीक, शांत स्वभाव का कोई व्यक्ति है जो कम बोलता है, कम बातचीत करता है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा शांत रहेगा या भीड़ से बच के रहेगा, तो क्या होगा, उसका मूल स्वभाव, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी भी हालात में। तो ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या है, यहाँ लोकतंत्र की बात की गई है, गणतंत्र की बात की गई है, समाजवाद की बात की गई है, अखंडता की बात की गई, तो ये सभी जो एलिमेंट है हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं, ये संविधान के मूल ढांचे हैं, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप संविधान की प्रस्तावना में कुछ भी मतलब क्या फेरबदल कर सकते हो, बशर्ते अगर उससे संविधान के जो जो मूल तत्व है इनमें कोई अगर विरोध उत्पन्न होता है, इनकी कमी हो रही है, तो क्या रहेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में संज्ञान लेगा और इसे निरस्त कर देगा। अब संविधान में 42 में संविधान संशोधन 76 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवाद के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, इसका स्थान गरीबी उन्मूलन करना, समाज में समानता स्थापित करना। समाजवाद क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, ये सब दूर करना और समाज में समानता स्थापित करना। धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अखंडता क्या होते हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन क्या कहलाएगा, हमारा देश महान है। प्रमुख न्यायिक निर्णय क्या है, बेरुवारी केस में हिस्सा नहीं माना, केशवानंद भारती में हिस्सा है, संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलेगा। LIC केस 1995, ये क्या है, अभिन्न अंग माना। दोस्तों ये जो है, ये केशवानंद भारती है, ये क्या है, जो दक्षिण भारत से आए थे, इन्होंने क्या केस किया था, तो ये क्या कहलाता है, केशवानंद भारती बात कहलाता है। इसी के आधार पर 3 शब्द जो हमारी प्रस्तावना में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। आगे देखते हैं निष्कर्ष कि जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, इसके आदर्शों, उद्देश्यों, ठीक है, इसके आदर्श उद्देश्य मूल्यों को समेटे हैं। ठीक है, आदर्श क्या होते हैं मैंने आपको बतलाया दोस्तों। सार क्या है कि पूरा निचोड़ क्या है, संविधान हमको कहाँ ले जाना चाहता है, इनमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया, वो क्या कहलाएगा, सार कहलाएगा। आदर्श क्या है, जैसे न्याय क्या है, संविधान का आदर्श है। लोकतंत्र क्या है, आदर्श है। गणतंत्र क्या है, आदर्श है। उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य गरीबी दूर करना। मूल्य क्या है, ठीक है, किन आधारों पर चलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, मूल्य कहलाएगा। ये राष्ट्र के लिए नैतिक और राजनीतिक दिशा के निर्देशक के रूप में काम करता है कि जब कभी भी सरकार को कोई कि हमारी दिशा किस प्रकार से जा रही है या हमें क्या फेरबदल करना है, तो प्रस्तावना को पढ़ा जाता है और सरकार क्या करती है, निर्णय लेती है। जिस प्रकार से जो महिलाओं के उत्थान के जो बात की गई है संविधान में, इसी के संबंध में सरकार ने क्या करा, लाडली बहना योजना के द्वारा महिलाओं को क्या प्रदान किया गया, आर्थिक स्वावलंबन प्रदान किया गया। ठीक है, आर्थिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, महिलाओं के रोजगार की जो उपलब्धता थी या उनके पूंजी का अभाव रहता था, इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाती थी, तो सरकार ने क्या किया था कि क्या हुआ, लाडली बहना योजना शुरू की।
फिर क्या है, प्रस्तावना भारत के लोगों की सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। दोस्तों, आपको जो लेक्चर पसंद आ रहा होगा या हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया जो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।